हेलो मेरे देश के नीट फील्ड के सभी शेर और शेरनियों। आई एम विजय कुमार एंड स्टूडेंट ऑफ श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज। आप सबको इस प्यारे से फैमिली सुपर 30 केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप सबको एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक का नाम है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में मास्टर बनाने आया हूँ। ये जो चैप्टर है ह्यूमन फिजियोलॉजी का ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस, चैप्टर नंबर 17 में 17 चैप्टर से ये टॉपिक आज पढ़ेंगे। ये पेज नंबर आप उल्टाइएगा, आपको मिल जाएगी पेज नंबर 269 पेज नंबर में एनसीईआरटी में दिया गया है। इसके बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर का थोड़ा सा इम्पोर्टेंट जान लेते हैं कि लास्ट 32 ईयर में 52 क्वेश्चन, लास्ट 32 ईयर में 52 क्वेश्चन पूछा गया है। ऑन एन एवरेज 2 क्वेश्चन का वेटेज रखती है। 2 क्वेश्चन मतलब 8 मार्क। 8 मार्क आपके नीट जैसे कम्पिटिटिव एग्जाम में गेम चेंजर साबित होगा। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करेंगे। मैं आपको बिलीव दिलाता हूँ कि जितना पढ़ाऊँगा उतना ही से आएगा, इससे ज़्यादा कहीं सवाल नहीं बनेगी। तो इसीलिए इस बिलीव के साथ आप एनसीईआरटी के प्रत्येक लाइन को समझिएगा। आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले कल के क्लास में मतलब पिछले क्लास में जो बातें पढ़े थे उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। चैप्टर का नाम क्या था दोस्त? ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस। देखिए, आप सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में कुछ सिंपल मॉलिक्यूल्स होता है, कुछ सिंपल मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन होता है, जैसे ग्लूकोज का, एमिनो एसिड का, फैटी एसिड का। और ये क्या करती है? रिलीज करती है एनर्जी। क्या करती है दोस्त? रिलीज करती है एनर्जी। साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे शरीर के लिए हार्मफुल होगा, और एक ऑक्सीजन गैस जो हमारे शरीर के लिए क्या है? यूजफुल है। ये क्या करती है? शरीर से बाहर हार्मफुल गैस को शरीर से बाहर निकलना, हार्मफुल गैस कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकलना और ऑक्सीजन को शरीर में आना। इसको हम लोग क्या कहेंगे? ब्रीदिंग कहेंगे। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? और रेस्पिरेशन भी कहते हैं। ये प्रोसेस जान लिए थे। उसके बाद जाने थे कुछ रिस्पिरेटरी ऑर्गन। क्या जाने थे दोस्त? रिस्पिरेटरी ऑर्गन। तो अलग अलग एनिमल में अलग अलग रिस्पिरेटरी ऑर्गन होता है। किसके आधार पर? उसके हैबिटेट और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर। जैसे कुछ लोअर इन्वर्टिब्रेट, जिसका एग्जाम्पल है स्पॉन्ज, सिलेंट्रिएट, फ्लैटवर्म। इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होता है। किसमें? इंटायर बॉडी सरफेस में। कुछ अर्थवर्म में होता है मॉइस्ट क्यूटिकल के थ्रू, और इंसेक्ट में होता है नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स, जिसको ट्रेकियल ट्यूब भी कहेंगे। इसके थ्रू क्या होता है? एटमॉस्फेरिक एयर जो होता है उसका बॉडी में क्या होता है? एक्सचेंजिंग होता है। कुछ में गिल्स के थ्रू होता है, जिसे हम क्या कहेंगे? ब्रोंकियल रिस्पिरेशन कहेंगे, जैसे ऑर्थोपोड एंड मोलस्का में। जबकि कुछ में लंग्स के थ्रू होता है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहेंगे। ये सब के बारे में काफ़ी डिटेल से पढ़े थे। कुछ टेरेस्ट्रियल फॉर्म में, फिश में गिल्स के थ्रू, और एम्फेबियन, रेप्टाइल, बर्ड एंड मैमल्स में लंग्स के थ्रू होता है। कुछ खास एम्फेबियन जैसे फ्रॉग में मॉइस्ट स्किन क्यूटिनियस रिस्पिरेशन, मॉइस्ट स्किन के थ्रू क्यूटिनियस रिस्पिरेशन किस में होगा? फ्रॉग में होगा। तो ये पिछले क्लास में पढ़े थे। तो चलिए आज का क्लास पढ़ना काफ़ी डिटेल से स्टार्ट करते हैं। अब प्यारे बच्चे, आपको ही मैं कह रहा हूँ, आप अपना माइंड को क्लासरूम में कंसंट्रेट कीजिए, क्योंकि ये जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा नीट पॉइंट ऑफ व्यू से है। यहाँ से कई ऐसा सवाल है जो पूछा जा सकता है और पूछा जा चुका भी है। तो चलिए लाइन बाय लाइन हम पढ़ते हैं और आपको समझाते हैं। वी हैव अ पेयर ऑफ एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स ओपनिंग आउट अबव द अपर लिम्स। इसको जानने के लिए आप पहले चैप्टर नंबर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का पेज नंबर एनसीईआरटी का 258 पेज नंबर निकालिए, और फिगर नंबर 16.1, ये जो फिगर देख रहे हैं इस फिगर को आप निकालिए, तो अब आप समझ पाइएगा। देखिए, वी हैव अ पेयर ऑफ एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स। हमारे पास क्या होता है? पेयर मतलब 2 की संख्या। पेयर का मतलब क्या? 1 पेयर का मतलब हुआ 2। एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स ओपनिंग आउट अबव द अपर लिम्स, मतलब
हमारे अपर लिम्स मतलब मुंह जो है, माउथ का अपर लिम्स के जस्ट ऊपर में क्या होता है, देखिए नाक का 2 छिद्र है ना दोस्त, नाक का 2 छिद्र है, तो उसी कहा जाता है पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स होता है, जो कहाँ स्थित होता है, अपर लिम्स पे स्थित होता है। तो इस लाइन से सवाल पूछा जा सकता है कि अपर लिम्स में कितना पेयर में नॉस्ट्रिल्स हो, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स होगा, क्या बताइएगा, एक पेयर में, एक पेयर मतलब 2 की संख्या में। इट लीड टू नेसल चैम्बर थ्रू द नेसल पैसेज, ये एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स क्या करती है, नेसल चैम्बर के थ्रू, नेसल पैसेज के थ्रू नेसल चैम्बर को लीडिंग करती है, नेसल चैम्बर के थ्रू नेसल पैसेज के थ्रू नेसल चैम्बर को क्या करती है दोस्त, ये लीड करती है। ठीक है, आगे बढ़िए। तो सवाल पूछा जा सकता है कि एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स जो होता है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स वो किसके थ्रू, तो क्या बताएंगे, नेसल पैसेज के थ्रू किसको लीड करती है, तो नेसल चैम्बर को लीड करती है। द नेसल चैम्बर ओपन इनटू फेरिंग्स, नेसल चैम्बर किस में ओपन होगा दोस्त, फेरिंग्स में ओपन होगा। अब फेरिंग्स आप देखिए, आप एनसीईआरटी का 269 पेज नंबर देखिए, एनसीईआरटी में यही एक जटिलता है, कभी किसी दूसरे चैप्टर से सब बोल देता है बताने के लिए, बताती है, और कभी इस चैप्टर में आ जाती है। इससे पहले वाला पार्ट्स पिछले चैप्टर से था, और ये जो पार्ट्स है फेरिंग्स ये इसी चैप्टर से है। तो इस चैप्टर में फिगर 17.1 देखिए, चलिए हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए 17.1 जो है, ये देख रहे हैं 17.1, यही ये पार्ट्स देखिए, ये पार्ट्स इसी पार्ट्स के बारे में बोल रहा है। ये जो पार्ट्स हैं, ये पार्ट्स, ये कुछ और नहीं, यही क्या है, फेरिंग्स। फेरिंग्स के ऊपर क्या है, एपिग्लोटिक्स है। एपिग्लोटिक्स के नीचे ये क्या है, ट्रेकिया। इस पार्ट को क्या बोलेंगे दोस्त, ट्रेकिया बोलेंगे। देखिए रिंग की नुमा है ना स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बोलेंगे दोस्त, ट्रेकिया बोलेंगे। तो इस पार्ट के बारे में अभी हम लोग जानेंगे। चलिए देखते हैं। द नेसल चैम्बर open into the pharynx, a portion of which is the common passage for food and air। सवाल यहाँ से पूछा जा सकता है कि हमारे शरीर में कौन ऐसा कॉमन पोर्शन है जो फूड और एयर के लिए है, तो क्या बताइएगा, नेसल फेरिंग्स है, जो क्या है दोस्त, फेरिंग्स है, जहाँ नेसल चैम्बर क्या करती है, ओपन करती है। नेसल चैम्बर कहाँ ओपन करती है, तो बताना है फेरिंग्स में। फेरिंग्स का क्या काम है, तो ये कॉमन पैसेज प्रोवाइड करती है, किसके लिए, फूड एंड एयर के लिए। तो ये सवाल पूछा जा सकता है। अगला देखिए, फेरिंग्स ओपन इनटू अ लैरिंग्स रीजन्स इनटू द ट्रेकिया। फेरिंग्स कहाँ ओपन होता है दोस्त, लैरिंग्स रीजन में, कहाँ पे, तो ट्रेकिया में। फेरिंग्स ओपन इनटू, ये फिगर आप देखते रहिए एनसीईआरटी में, फेरिंग्स जो है ओपन इनटू किस में, लैरिंग्स किस में, ट्रेकिया में, लैरिंग्स ट्रेकिया में ओपन होता है। अब आगे बढ़ते हैं। लैरिंग्स इज कार्टिलेजिनियस बॉक्स। लैरिंग्स क्या होता है, कार्टिलेजिनियस बॉक्स होता है। कितना कार्टिलेजिनियस बॉक्स होगा, तो नॉन कार्टिलेजिनियस बॉक्स होगा। कितना कार्टिलेजिनियस बॉक्स दोस्त, नॉन कार्टिलेजिनियस बॉक्स होगा। लैरिंग्स इज कार्टिलेजिनियस बॉक्स विच हेल्प इन साउंड प्रोडक्शन एंड हेंस कॉल्ड द साउंड बॉक्स। लैरिंग्स के पास क्या होता है, कार्टिलेजिनियस बॉक्स होता है। नॉन कार्टिलेजिनियस बॉक्स होगा जो किस में हेल्प करेगी, साउंड के प्रोडक्शन में, इसलिए इसको साउंड बॉक्स भी कहा जाता है। इसलिए इसको क्या कहेंगे, साउंड बॉक्स। तो साउंड बॉक्स किसका नाम होगा, क्या बताना है, लैरिंग्स का। अब फेरिंग्स का काम क्या है, तो कॉमन पैसेज प्रोवाइड करती है, किसके लिए, फूड एंड एयर के लिए। तो लैरिंग्स और फेरिंग्स समझ में आ रहा होगा। ड्यूरिंग स्वेलिंग एपिग्लोटिक्स कैन बी कवर्ड बाय थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनियस फ्लैप कॉल्ड एपिग्लोटिक्स। देखिए किसी चीज़ को स्वेल अप करते हैं, मतलब हम लोग जब खाते हैं, निगलते हैं, मान लीजिए आपका फेवरेट चीज़ क्या है, कितने बच्चे का फेवरेट चीज़ गुलाब जामुन है, वाह इतना बच्चा का, वेल डन। अब मान लीजिए गुलाब जामुन आपको मिल रहा है, क्या कीजिएगा, उसको खाइएगा। जब खाओगे, जब माउथ के थ्रू, माउथ में दांत के थ्रू उसको तोड़, छोटे छोटे टुकड़ा में तोड़ देंगे, और बाइल्स उसमें मिल जाएगा। फिर उसको क्या करेंगे, स्वेलअप करेंगे। क्या करेंगे दोस्त, स्वेलअप करेंगे। ड्यूरिंग स्वेलिंग ग्लोटिक्स कैन बी कवर्ड। स्वेलिंग के वक्त ग्लोटिक्स क्या होता है, कवर्ड हो जाता है। थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनियस फ्लैप कॉल्ड एपिग्लोटिक्स। स्वेलिंग के समय बहुत ही पतली का इलास्टिक कार्टिलेजिनियस फ्लैप के थ्रू क्या होता है, कवर हो जाता है, जिसको हम क्या कहेंगे, एपिग्लोटिक्स कहेंगे। तो एपिग्लोटिक्स क्या करती है, ये कवर परत का निर्माण करती है।
टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द लैरिंग्स। जो क्या करती है, लैरिंग्स में किसको रोकती है जाने से, फूड को जाने से रोकती है। प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू लैरिंग्स, मतलब देखिए गैस और एक ही नली से हम हमेशा एक ही साथ गैस और क्या नहीं जा सकता है, फूड नहीं जा सकता है, तो ये उसको क्या करती है, लैरिंग्स में जाने से रोकती है। किसको रोकती है, फूड को रोकती है। ठीक है, अगला पॉइंट पढ़ते हैं। ट्रेकिया इज स्टेट ट्यूब एक्सटेंडेड अप टू मिड थोरेसिक कैविटी। ट्रेकिया क्या होता है दोस्त, ट्रेकिया बोलेगा क्या होगा तो बताइएगा, स्टेट ट्यूब होगा जो एक्सटेंड कहाँ तक करेगी, तो मिड थोरेसिक कैविटी तक ये ट्रेकिया एक्सटेंड करेगी। विच डिवाइडेड एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरेसिक वर्टेब्रा। जो कहाँ ट्रेकिया कहाँ पर डिवाइड करेगी, तो बोलेंगे फिफ्थ थोरेसिक वर्टेब्रा इनटू अ राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकियल। जो कहाँ पर डिवाइड करेगी, राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकियल पर। फिफ्थ थोरेसिक ये जो ट्रेकिया है, ये जो ट्रेकिया है, ट्रेकिया क्या करेगी, डिवाइड करेगी ये फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा पे राइट एंड लेफ्ट थोरेसिक वर्टिब्रा, राइट एंड लेफ्ट थोरेसिक वर्टिब्रा में क्या करती है, डिवाइड कर जाती है। फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा इनटू राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकियल। Each bronchiole undergo repeated division to form secondary and tertiary bronchiole। देखिए ये क्या करती है, राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकियल में डिवाइड हो जाती है। ये देखिए राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकियल में डिवाइड हो जाती है। ये देख रहे हैं, ये आप देखिए ये आई यहाँ से आई और दो भाग में बट गया। राइट फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा पे राइट एंड लेफ्ट भाग में बंट गई। अब क्या करेगी, इस साइड का पार्ट ब्रोंकियल का पार्ट तो दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके अंदर ब्रोंकियल का पार्ट है, ठीक ऐसे ही जालीनुमा स्ट्रक्चर है जो आपको दिखाई नहीं देगा। जो फर्दर क्या करेगी, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी ब्रोंकियल का निर्माण करेगा। इसको बोलेंगे प्राइमरी ब्रोंकियल, इसको सेकेंडरी, इसको टर्शियरी। इस तरह से क्या होगा, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी ब्रोंकियल का ये निर्माण कर लेगी। ठीक है, चलिए अगला लाइन फिर से पढ़ते हैं। ऊपर देखिए, उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे। सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रोंकियल, ईच ब्रोंकियल अंडरगो रिपीटेड डिवीजन टू फॉर्म। प्रत्येक ब्रोंकियल क्या कहते हैं, रिपीटेड डिवीजन के थ्रू किसका निर्माण करेगा दोस्त, तो बताएंगे प्राइमरी एंड टर्शियरी ब्रोंकियल का निर्माण करेगी। एंड ब्रोंकियल इंडिंग अप टू वेरी थिंग्स टर्मिनल ब्रोंकियोलस। और ये जो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी ब्रोंकियोल्स हैं वो बहुत ज़्यादा थीन टर्मिनल ब्रोंकियोल्स में जाकर के क्या हो जाती है, इंडिंग हो जाती है, मतलब ख़त्म हो जाता है, मतलब वहीं तक काम इसका पूरा हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये बातें समझ में आ रहा होगा। फिर से चलो तुम लड़की खड़ा हो जाओ, तुमको ही कह रहे हैं, ये बताओ फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा पे क्या होता है, राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकियल में क्या हो जाता है, डिवाइड कर जाती है। ठीक है, और ईच ब्रोंकियल क्या करती है, रिपीटेड डिवीजन करके किसका निर्माण करेगी, तुम बोलो तो बिल्कुल सही, किसका करेगा दोस्त, सब बच्चा बोलेगा, सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रोंकियल का निर्माण करेगा। ये फर्दर फिर से आगे बढ़ेगी, फिर से डिवाइड करेगा एंड ब्रोंकियल इंडिंग अप, ब्रोंकियल इंड करेगी कहाँ पे, वेरी थिंग टर्मिनल ब्रोंकियोलस पे क्या करेगी, ये इंड अप कर जाएगी। द ट्रेकिया प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी ब्रोंकी एंड इनिशियल ब्रोंकियोल्स आर सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनियस रिंग्स। देखिए इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनियस रिंग के थ्रू क्या होगा, ट्रेकिया को प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी ब्रोंकी एंड इनिशियल ब्रोंकियल को क्या किया जाता है, सपोर्टेड किया जाता है। मतलब सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनियस रिंग्स, मतलब ये सब के थ्रू किसको सपोर्ट किया जाता है, तो बोलेंगे इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनियस रिंग। ठीक है, तो सवाल पूछेगा कि ट्रेकिया प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी ब्रोंकियल टर्शियरी ब्रोंकिया एंड इनिशियल ब्रोंकियल किसके थ्रू सपोर्ट किया जाता है, क्या बताइएगा, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनियस रिंग। कार्टिलेजिनियस रिंग्स बोलेगा तो क्या सही आंसर होगा, तो नहीं, क्या होगा दोस्त, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनियस रिंग होगा। तो उम्मीद करते हैं इस लाइन से जो सवाल बनेगा वो भी आप बना लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। ईच टर्मिनल ब्रोंकियल गिव राइज
to a number of very thin, irregular, welled and vascularized bag-like structure called alveoli. प्रत्येक टर्मिनल ब्रोंकियल क्या करती है, आगे जाकर के गिव राइज अ नंबर ऑफ वेरी, बहुत ही ज़्यादा संख्या में, वेरी थिंग, बहुत पतली, इरेगुलर वाल्ड एंड वेस्कुलाइड बेग लाइक स्ट्रक्चर, जो किसका निर्माण करेगी, एल्वेलोई का निर्माण करेगा। यहाँ पे एल्वेलोई देख रहे हैं ना, ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी ब्रोंकियल क्या करेगी, एल्वेलोई का निर्माण करेगी। ये देख रहे हैं एल्वेलोई है, ये पार्ट जो है, इस पार्ट को देखिए, ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये सब पार्ट क्या है दोस्त, एल्वेलोई का पार्ट। ये किसका पार्ट है दोस्त, एल्वेलोई का पार्ट है, ये देख रहे हैं ना। तो ये किसका निर्माण कर लिया है दोस्त, एल्वेलोई का निर्माण कर लिया। ये फिगर देखते जाइए, जैसे जैसे फिगर में वैसे ही वैसे वहाँ पे स्टेटमेंट लिखा गया है। तो फिगर देखते जाइएगा तो आपको समझ में आएगा। देखिए, टर्मिनल ब्रोंकियोल क्या करते हैं, गिव राइज करते हैं। टर्मिनल ब्रोंकियोल इंडिंग अप टू वेरी, यहाँ पे थे ना, टर्मिनल ब्रोंकियोल गिव राइज टू अ नंबर ऑफ वेरी थिन इरेगुलर वाल्ड एंड वेस्कुलाइड बेग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एल्वेलोई। तो एल्वेलोई कैसा होगा, तो बोलेंगे बहुत ही ज़्यादा थिन होगा। सवाल पूछा जा सकता है, बोलेंगे इरेगुलर वाल्ड स्ट्रक्चर होगा कि नहीं होगा, बोलेंगे इरेगुलर वाल्ड होगा। और वेस्कुलाइड बेग लाइक स्ट्रक्चर होगा। इरेगुलर एंड वेस्कुलाइड बेग लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, एल्वेलोई कहेंगे। ठीक है। द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं तब दिखाई देगा आपको बढ़िया से। अब देखिए, द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकियोल एंड एल्वेलोई कंप्राइज्ड द लंग्स, जो फिगर में दिया गया है। ये ब्रांचिंग नेटवर्क किसका, ब्रोंकिया का, ब्रोंकियोल का एंड एल्वेलोई कहाँ कंप्राइज करती है, तो लंग्स में, जो फिगर 7.1 में दिया गया है। जो फिगर किस में दिया गया, 7.1 में, वही जो फिगर आपको दिखाए थे, यहाँ देखिए, यही है ना लंग्स, ये जो देख रहे हैं ना, यहाँ पे हार्ट है नहीं, और ये किस में, ये लंग्स में, किस में है दोस्त, ये लंग्स, ये जो पार्ट देख रहे हैं, तो इसके ऊपर भी ना पार्ट्स होगा। देखो, ये अंदर का पार्ट्स है, और इसके ऊपर भी तो इस तरह से परत होगा ना, ये क्या है, लंग्स है। ठीक है दोस्त, ये क्या है, लंग्स है। जैसे स्ट्रक्चर ये जो है इस तरह से स्ट्रक्चर है ना, ऐसे स्ट्रक्चर इसमें भी होगा, लेकिन इसके अंदर है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा, इस तरह से जो लंग्स ऊपर है स्मूथ, ऐसे यहाँ पे भी होगा। ठीक है, इसको काट दिया गया ताकि अंदर वाला भी दिखाई दे आपको। तो उम्मीद करते हैं ये बात समझ गए होंगे। कहाँ पे होता है दोस्त, लंग्स में। वी हैव 2 lungs विच इज कवर्ड बाय डबल लेयर प्लूरा विथ प्लूरल फ्लूइड बिटवीन देम। देखिए, हमारे पास कितना लंग्स होता है दोस्त, 2 लंग्स होता है। कितना लंग्स होगा, अगर कोई पूछेगा क्या बताइएगा, 2 लंग्स होता है। लेफ्ट एंड राइट साइड में लंग्स होती हैं, जो किससे कवर्ड करेगी, तो डबल लेयर प्लूरा के थ्रू। डबल लेयर प्लूरा, जिसमें क्या पाया जाएगा, तो प्लूरल फ्लूइड पाया जाएगा। डबल लेयर प्लूरा के थ्रू क्या करती है, कवर्ड करती है। कितना लेयर प्लूरा, तो क्या बताएंगे, डबल लेयर। ठीक है, जिसके अंदर क्या होगा, कौन सा फ्लूइड होगा, तो बताएंगे प्लूरल फ्लूइड होगा। ठीक है, इसको आप पढ़ लेना, सबका अलग अलग उच्चारण होता है। देखिए, इट रिड्यूस फ्रिक्शन ऑन द लंग्स सरफेस। ये क्या करते हैं, प्लूरल फ्लूइड का काम क्या है, प्लूरल फ्लूइड का काम है, ये क्या करती है, रिड्यूस करती है। किसके रिड्यूस करती है, तो फ्रिक्शन। किसका फ्रिक्शन, तो लंग्स के फ्रिक्शन, लंग्स सरफेस के फ्रिक्शन को ये रिड्यूस करती है, कम करती है। तो सर चलिए सवाल पूछा जाएगा, लंग्स कितना है, तो 1 पेयर, मतलब 2, एक लेफ्ट एंड राइट है। ये डबल लेयर प्लूरा होगा इसमें, तो बोलेंगे हाँ। ये किससे कवर्ड होगा, डबल लेयर प्लूरा से कवर्ड होगा, और इसके अंदर एक फ्लूइड पाया जाएगा, जिसको क्या बोलेंगे, प्लूरल फ्लूइड कहेंगे। इसका काम क्या है, तो ये फ्रिक्शन को क्या करते हैं, रिड्यूस करती है, कम करती है। किसके फ्रिक्शन को, तो लंग्स सरफेस के फ्रिक्शन को। अरे जब एक चीज़ को दूसरी चीज़ से क्या करेंगे, आपस में, जैसे हाथ, देखिए, हाथ से अपने गाल पे क्या कीजिए, ऐसे करके, आप उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। हाँ, हाथ से अपने गाल को क्या करना, उसके गाल पे नहीं दोस्त, मार लगेगा तुमको, अपने गाल पे। किसके गाल पे, अपने गाल पे। हमेशा उलूल जुलूल सोचते रहता है, अपने गाल पे क्या करो, रगड़ो, तो क्या होगा, फ्रिक्शन उत्पन्न होगा। अगर उसके बीच में कोई जेलिस, आप मान लीजिए कोई ऑयल, तेल लगा लीजिए, तो क्या होगा, वो फ्रिक्शन कम हो जाएगा ना। फ्रिक्शन क्या होगा दोस्त, कम हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये समझ रहे होंगे। द आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन इज क्लोज कंटेक्ट विथ द थोरेसिक
आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन क्लोज कंटेक्ट विद द थोरेसिक लाइनिंग। आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन किससे क्लोजली कंटेक्ट होता है? तो बोलेंगे थोरेसिक लाइनिंग के थ्रू। किसके लाइनिंग के थ्रू? थोरेसिक लाइनिंग के थ्रू क्या होता है? कंटेक्ट होता है। चलो एक बार इस फिगर को हम लोग बढ़िया से समझ लेते हैं। इस फिगर को क्या समझ लेते हैं दोस्त बढ़िया से? इस फिगर से सवाल पूछा जा चुका है और आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। देखिए, डायग्रामेटिक व्यूज ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, सेक्शंस व्यूज ऑफ द लेफ्ट लंग्स इट अल्सो शो। लेफ्ट लंग्स क्या किया गया है? शो किया गया है। लेफ्ट लंग्स शो किया गया है, राइट वाला लंग्स शो नहीं किया गया है। ठीक है, इसको काट करके दिखाया गया है ताकि आप समझिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे ऊपरी पार्ट जो ये देख रहे हैं, ये गुंबदनुमा, इसको बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे? एपिग्लोटिक्स बोलेंगे। तो इसको हटा करके एपिग्लोटिक्स को यहाँ पे ए दे देगा, बोलेगा पहचानिए। इसको लैरिंग्स को हटा करके बोलेगा बी दे देगा। फिर ट्रेकिया को हटा करके सी दे देगा। ठीक है, तो इसमें किसी को हटा करके और ए बी सी डी टाइप का दिया जाएगा, तो आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, ऊपर जितना भी कहानी पढ़े थे सब इस फिगर में क्या है? सिमटा हुआ है। सबसे ऊपर एपिग्लोटिक्स है, उसके जस्ट नीचे वाला जो पार्ट्स है, उसके जस्ट नीचे वाला पार्ट्स, इसको क्या बोलेंगे? लैरिंग्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्त? लैरिंग्स बोलेंगे। उसके बाद ये देख रहे हैं ट्रेकियर की टर्म में होगा, इसको क्या बोलेंगे? ट्रेकिया बोलेंगे। यहाँ जाए फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा में डिवाइड कर जाती है लेफ्ट एंड राइट में। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए, ये जो पार्ट्स है इसको बोलेंगे ये प्लूरल मेम्ब्रेन बोलेंगे। प्लूरल मेम्ब्रेन, आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन मतलब ऊपरी प्लूरल मेम्ब्रेन, और उसके बाद क्या होगा? इनर प्लूरल मेम्ब्रेन। इनर प्लूरल मेम्ब्रेन, इनर मतलब अंदर। ठीक है, इनर प्लूरल मेम्ब्रेन। इसके अंदर फ्लूइड भरा रहेगा, जिसको क्या बोलेंगे दोस्त? प्लूरल फ्लूइड्स बोलेंगे, जो लंग्स के सरफेस को क्या करती? घर्षण से बचाती है। उसके बाद देखिए प्राइमरी ब्रोंकियोल, ये क्या? प्राइमरी ब्रोंकियोल। ये क्या है दोस्त? प्राइमरी ब्रोंकियोल। फिर बनेगा सेकेंडरी ब्रोंकियोल, फिर बनाएगा टर्शियरी ब्रोंकियोल। क्या बनाएगा दोस्त? टर्शियरी ब्रोंकियोल। और उसके बाद ये क्या है? ब्रोंकियोल का निर्माण कर लेगा। ये जो पार्ट देख रहे हैं इसको प्लूरल फ्लूइड्स कहेंगे। ये जो पार्ट देख रहे हैं ना, येलो कलर का है, ये येलो कलर का है ना। चलो येलो कलर हम बना के दिखाते हैं आपको। देखिए, ये जो पार्ट्स है येलो कलर का देख रहे हैं, ये कुछ और नहीं, ये क्या है? प्लूरल फ्लूइड्स हैं। तो यहाँ पर दिया गया है। इस पार्ट्स को बोलेंगे एल्वियोलाई बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसको ब्रोंकियोल बोलेंगे, ब्रोंकियोल बोलेंगे। ठीक है, ये है डायफ्राम। ये क्या है दोस्त? डायफ्राम है। ये क्या है दोस्त? डायफ्राम। जो किस शेप का है? डायफ्राम का शेप बता सकते हो तुम लोग? अरे सी शेप का यहाँ नहीं दिखाई देता है? उल्टा सी शेप या डी शेप समझो, इस तरह से डी है शेप। उसके बीच में क्या है? हर्ट है। क्या है दोस्त? हर्ट है। ये जो पार्ट्स है इस पार्ट को बोलेंगे लंग्स। ये जो कट इंड ऑफ रिब्स है, ये देख रहे हैं ना, अलग अलग कट इंड ऑफ रिब्स, ये रिब्स का कटिंग इंड है। इस साइड भी है, इस साइड भी देख रहे हैं ना, इस साइड भी है, दोनों साइड है। ये बोलेंगे ये ब्रोंकस है। क्या है दोस्त? ब्रोंकस है। तो उम्मीद करते हैं ये फिगर आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला लाइन पढ़ते हैं। वेयर द इनर प्लूरल मेम्ब्रेन इज कंटेक्ट विद द लंग्स सरफेस। इनर प्लूरल मेम्ब्रेन किससे कंटेक्ट करती है? तो लंग्स के सरफेस से क्या करेगी? कंटेक्ट करेगी। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन किससे कंटेक्ट करेगी? तो क्या आंसर दीजिएगा? थोरेसिक लाइनिंग से। किससे? थोरेसिक लाइनिंग से। जबकि इनर प्लूरल मेम्ब्रेन किससे कंटेक्ट करेगी? तो लंग्स सरफेस से। किससे दोस्त? लंग्स सरफेस से क्या करेगी? लाइनिंग करेगी। द पार्ट स्टार्टिंग विथ द एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स अप टू द टर्मिनल ब्रोंकियोल्स constitute the conducting parts। ये पार्ट स्टार्टिंग विथ द एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स अप टू टर्मिनल ब्रोंकियोल्स कंस्टिट्यूट कंडक्टिंग पार्ट्स। इसका मतलब समझिए, पार्ट स्टार्ट होता कहाँ से? एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स से कहाँ तक? टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। ये किसका निर्माण करेगी? कंडक्टिंग पार्ट्स का निर्माण करेगी। किस पार्ट्स का निर्माण करेगी? कंडक्टिंग पार्ट का निर्माण करेगी। देखिए ना, अलग अलग इसमें पार्ट आएगा। एक है एक्सचेंज पार्ट, दूसरा क्या है दोस्त? कंडक्टिंग पार्ट है। तो कंडक्टिंग पार्ट्स कहाँ से स्टार्ट होगी? पार्ट्स स्टार्ट्स विथ द एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स अप टू कहाँ तक जाएगी? टर्मिनल ब्रोंकियोल तक जाएगी। तो इसको क्या कहेंगे? कंडक्टिंग पार्ट्स कहेंगे। वेयर, जबकि कंडक्टिंग पार्ट्स सवाल पूछेगा कहाँ से कहाँ, क्या बताना है? एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स अप टू टर्मिनल ब्रोंकियोल्स किसका निर्माण करेगी? कंडक्टिंग पार्ट का निर्माण करेगी। वेयर, जबकि द एल्वियोलाई एंड देयर डक्ट
फॉर्म द रिस्पायरेटरी और एक्सचेंज पार्ट ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम। एल्वेलॉय और उसका डक्ट जो होगी किसका निर्माण करेगी, रिस्पायरेटरी और एक्सचेंज पार्ट का निर्माण करेगी। तो क्या कितना पार्ट होगा दोस्त, दो पार्ट्स, कंडक्टिंग पार्ट्स और रिस्पायरेटरी या एक्सचेंज पार्ट। कंडक्टिंग पार्ट्स का निर्माण कैसे होगा, तो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स अप टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक, और रिस्पायरेटरी या एक्सचेंज पार्ट का क्या कैसे होगा, तो एल्वेलॉय और उसके डक्ट्स के थ्रू किसका निर्माण होता है, रिस्पायरेटरी एंड एक्सचेंज पार्ट्स का निर्माण होता है। एक्सचेंज पार्ट्स ऑफ द रिस्पायरेटरी सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम का दो पार्ट्स, कंडक्टिंग पार्ट एंड रिस्पायरेटरी पार्ट्स। अब इसका वर्क पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे दोस्त, इसका वर्क पढ़ेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये बातें आपको समझ में आ रहा होगा और आपको मज़ा भी आ रहा होगा। दोस्त देखिए, ये आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है इसीलिए क्योंकि अगर नीट पास करना इतना आसान होता, बिना पढ़े हुए अगर कोई पास कर जाता नीट, तो आज हर गली में एक क्या होता, डॉक्टर होता है। हर गली के हर मोहल्ले हर गली के हर घर में एक न एक डॉक्टर होता है। देखो, एक आम इंसान से इस धरती का भगवान बनना अगर इतना आसान तो नहीं है, इसके लिए थोड़ा सा ध्यान मग्न होकर पढ़ना पड़ेगा दोस्त। और हमें पूरा विश्वास है कि आपसे बहुत कंसस हो, आप इस धरती का भगवान बनना चाहते हो, जिसमें मैं तुम्हें हेल्प कर रहा हूँ। यदि कोई प्रॉब्लम है, किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम, चाहे वो रिलेशनशिप का प्रॉब्लम हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो या कुछ भी प्रॉब्लम हो, पढ़ने का मन न कर रहा है, डिमोटिवेट फील कर रहा है या कुछ भी दिक्कत है, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर से जा कर के और हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं कोशिश करूँगा कि आपकी समस्या का समाधान करवाऊँ। तो चलिए क्लास को फिर से हम आगे बढ़ाते हैं। कितना पार्ट्स होगा दोस्त, रिस्पायरेटरी सिस्टम का दो पार्ट्स, पहला कंडक्टिंग पार्ट्स और दूसरा रिस्पायरेटरी या एक्सचेंज पार्ट होगा, ठीक है। अब इसका काम देखेंगे। कंडक्टिंग पार्ट्स ट्रांसपोर्ट द एटमॉस्फेरिक एयर टू एल्वेलॉय। कंडक्टिंग पार्ट्स का काम क्या है, ये ट्रांसपोर्ट करेगी, किसको ट्रांसपोर्ट करेगी, तो एटमॉस्फेरिक एयर को कहाँ से कहाँ तक ट्रांसपोर्ट करेगी, तो एल्वेलॉय तक, एंड क्लियर इट फ्रॉम फॉरेजिन पार्टिकल्स। और एटमॉस्फेरिक एयर में जो फॉरेजिन पार्टिकल्स होगा, एक्स्ट्रा पार्टिकल्स होगा जो हार्मफुल होगा, उसको क्या करेगी, क्लियर करेगी। एंड ह्यूमिडिफाई का मतलब हुआ थोड़ा सा नमी प्रदान करेगी। क्या प्रदान करेगी दोस्त, उसमें नमी प्रदान करेगी। एंड ऑल्सो ब्रिंग द एयर ऑफ द बॉडी टेम्परेचर, और एयर को बॉडी टेम्परेचर के बराबर लाएगी। कौन लाएगी, कंडक्टिंग पार्ट लाएगी। मान लीजिए बॉडी टेम्परेचर 47 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, और बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। तो जैसे श्वास को, जैसे ही ऑक्सीजन को शरीर के अंदर लाएंगे, तो बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा था, तो कंडक्टिंग पार्ट वर्क करना स्टार्ट कर देगा और उस गैस के टेम्परेचर को किसके बराबर ला देगा, बॉडी टेम्परेचर के बराबर ला देगा। तो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट काम है कंडक्टिंग पार्ट का। ये क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करती है एटमॉस्फेरिक एयर को कहाँ तक, एल्वेलॉय तक। बोलेगा एटमॉस्फेरिक एयर को एल्वेलॉय तक ट्रांसपोर्ट करने का काम किस पार्ट्स का होगा, तो बताइएगा कंडक्टिंग पार्ट का होगा। दूसरा बोलेगा फॉरेजिन पार्टिकल्स को क्लियर कौन करता है, तो बताना है कंडक्टिंग पार्ट्स। और ह्यूमिडिफाई एयर को कौन करेगा, तो बताना है कंडक्टिंग पार्ट्स। और एयर का जो टेम्परेचर होगा वो बॉडी के टेम्परेचर के बराबर कौन लाएगा, तो बोलेंगे कंडक्टिंग पार्ट। तो इसका महत्वपूर्ण 3-4 काम है। पहला, एटमॉस्फेरिक एयर को एल्वेलॉय में लाना। दूसरा काम है, ये क्या करेगी, क्लियर करेगी फॉरेजिन पार्टिकल्स को एयर से, ठीक है। उसके बाद ह्यूमिडिफाई करेगी एंड वातावरण के जो वायु होगा उसका टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर के बराबर लाएगा। तो ये लाइन से सवाल पूछा जा सकता, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखिएगा। अगला है एक्सचेंज पार्ट। कौन है दोस्त, एक्सचेंज पार्ट इज द साइट ऑफ एक्चुअल डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड एटमॉस्फेयर। इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे फिगर में भी आप देखिएगा, ठीक है। इसका काम है, ये साइट प्रोवाइड करती है किसका, एक्चुअल डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक। ब्लड और एटमॉस्फेयर एयर के बीच ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करती है, एक्चुअल डिफ्यूजन करवाती है। कौन पार्ट्स करवाती है, तो एक्सचेंज पार्ट्स करवाती हैं। तो एक्सचेंज पार्ट्स या इसको दूसरा क्या कहेंगे, रिस्पायरेटरी पार्ट्स का काम क्या है, ये डिफ्यूजन करवाती किसका, ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड के, किस के बीच, तो ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर के बीच। उम्मीद करते हैं ये बातें आपको समझ में आ रहा होगा। अब अगला लाइन पढ़ते हैं। देखिए दोस्त, NCERT से ही हर सवाल पूछा जाता है। आप पिछले 2-3 साल का ट्रेंड निकाल करके देख ला, 5 साल का तुम निकाल के देखो, हर क्वेश्चन
एनसीईआरटी के लाइन से है। बस अगर आपसे नहीं बन रहा है तो इसका मतलब समझिए आप एनसीईआरटी का लाइन नहीं समझे हो, और वही मैं आपको समझाने आया हूँ। समझ रहा है ना सब बच्चा मेरी ओर ध्यान देगा। तुमको ही कह रहे हैं, हाँ तुमको, ठीक है। चलो देखो आगे पढ़ते हैं, ठीक है। द लंग्स आर सिचुएटेड इन द थोरेसिक चैम्बर विच इज एनाटोमिकली एन एयर टाइट चैम्बर। देखिए लंग्स कहाँ सिचुएटेड होगा, तो थोरेसिक चैम्बर में सिचुएटेड होगा। थोड़ा सा थोरेसिक चैम्बर बता देते हैं इस तरह से। एयर टाइट क्या है, मान लीजिए चैम्बर है, क्या है दोस्त, ये अलग अलग पार्ट्स है, ठीक है। ये अलग अलग पार्ट्स, इसको देख, ये इस तरह से, ठीक है, इस तरह से है। अब देखिए इस तरह से है, तो ये जो लंग्स होता है ना, ये आके के यहाँ पे डिवाइड हो जाती है ना, इस तरह से टेकी आएगी और दोनों साइड क्या करती है, डिवाइड कर जाती है। इस तरह से डिवाइड नहीं कर जाती है, और फिगर में भी तो देखो ना तुम। तो ये जो है एयर टाइट थोरेसिक चैम्बर, ऊपरी पार्ट्स को क्या कहेंगे, थोरेसिक चैम्बर कहेंगे। ये ऊपरी पार्ट थोरेसिक चैम्बर। तो लंग्स कहाँ सिचुएटेड होगा, तो थोरेसिक चैम्बर में सिचुएटेड होगा। देखिए इस बात को मिटा देते हैं, ठीक है। आप पढ़िए, देखिए lungs is situated in the thoracic chamber which is anatomically an air tight chamber। एयर टाइट चैम्बर का मतलब होता है कि एयर को मूव नहीं करने देगा, मतलब एयर टाइट चैम्बर का मतलब एयर को मूव नहीं करने देगा। लंग्स कहाँ सिचुएटेड होता है, थोरेसिक चैम्बर में, जो इस तरह से एनाटोमिकली अरेंज्ड होती है कि ये एयर टाइट होता है, मतलब एयर को एक जगह दूसरी जगह नहीं जाने देगा, मूव नहीं करने देगा। द थोरेसिक चैम्बर इज फॉर्मेड डोर्सली बाय द वर्टिब्रल कॉलम, ventrally by the sternum, laterally by the ribs and on lower side by the dome shaped diaphragm। देखिए थोरेसिक चैम्बर जो होता है डोर्सली किसके किसके द्वारा फॉर्म होता है, तो बोलेंगे वर्टिब्रल कॉलम के थ्रू। वेंट्रली किसके थ्रू होता है फॉर्म्ड, क्या बताएंगे, स्टर्नम के थ्रू। और लिटरली किसके थ्रू, तो रिब्स एंड ऑन लोअर साइड में, लोअर मतलब नीचे साइड में क्या होता है, डोम शेप डायफ्राम। तो डायफ्राम का शेप पूछा जाएगा तो क्या बताएगा, डोम शेप। कि कौन सा शेप होगा दोस्त, डोम शेप होगा। तो ये जो रेड कलर का है, उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। बोलेगा थोरेसिक चैम्बर इज फॉर्मेट डोर्सली, मतलब थोरेसिक चैम्बर किस तरह से फॉर्मेट होगा। तो डोर्सली कैसे होगा दोस्त, बोलेंगे वर्टेब्रल कॉलम के थ्रू। हाँ तुम लड़का तुम खड़ा हो जाओ, ये बताओ थोरेसिक चैम्बर वेंट्रली किसके थ्रू होगा फॉर्मेट, बिल्कुल सही, स्टर्नम के थ्रू। उसके जस्ट बगल इस साइड, हाँ इस साइड वाली लड़की तुम जो कोना में बैठी हो, हाँ आज बहुत मेकअप करके आई हो, क्या बात है। चलो देखो थोरेसिक चैम्बर लेटरली किसके थ्रू होगा, तो रिब्स के थ्रू। और उसकी सहेली जो उसके जस्ट पीछे बैठी है, तुम खड़ा हो जाओ, तुम बताओ लोअर साइड में किसके थ्रू होगा, तो बोलेंगे डायफ्राम के थ्रू। और डायफ्राम का शेप बताओ, तो डोम शेप होगा। क्या होगा दोस्त, डोम शेप होगा। तो उम्मीद करते हैं ये बातें भी आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। द एनाटोमिकली सेटअप ऑफ द लंग्स इन थोरेक्स इज सच डाइट। एनाटोमिकली सेटअप होता है किसका, लंग्स का, किस में, थोरेक्स में। सच डाइट एनी चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक कैविटी विल बी रिफ्लेक्टेड इन द लंग्स पल्मोनरी कैविटी। इसका मतलब लंग्स का थोरेक्स में एनाटोमिकली सेटअप इस तरह से होता है कि अगर थोरेक्स के वॉल्यूम में कुछ भी चेंज होगा, अगर थोरेक्स के वॉल्यूम में कुछ भी चेंज होगा तो किस में पता चलेगी, लंग्स के पल्मोनरी कैविटी में ये पता चलेगी। फिर से समझो, देखो लंग्स का थोरेक्स में इस तरह से एनाटोमिकल सेटअप होता है, इस तरह से व्यवस्थित किया जाता है किसको, लंग्स, किस में, तो थोरेक्स में, कि थोरेक्स के वॉल्यूम में कुछ भी चेंज होगा, एनी चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ थोरेक्स, थोरेक्स के वॉल्यूम में कुछ भी चेंज होगा वो रिफ्लेक्ट होकर के कहाँ दिखाई देगा, कहाँ दिखाई देगा, अरे कहाँ दिखाई देगा, लंग्स के पल्मोनरी कैविटी में दिखाई देगा। उदाहरण के तौर पे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा गहरी मित्रता है, देखिएगा अगर एक दुख रहेगा तो एक दुख रहेगा, एक मायूस रहेगा, तो उसके दुखी दूसरे के फेस पे आपको दिखाई देगा। किसके फेस पे दिखाई देगा, दूसरे मित्र के फेस पे दिखाई देगा। ठीक वैसे ही यहाँ पे थोरेक्स में लंग्स का इस तरह से एनाटॉमिकल सेटअप होता है कि थोरेक्स के वॉल्यूम में किसी तरह से चेंज होगा तो किस पे रिफ्लेक्ट होकर दिखाई देगा, लंग्स के पल्मोनरी कैविटी में दिखाई देगा। उम्मीद करते हैं ये बातें भी आप समझ गए होंगे। Such an arrangement is essential for breathing, as we cannot directly alter the pulmonary volume।
ये जो अरेंजमेंट होता है इसेंशियल फॉर ब्रीदिंग, ये जो अरेंजमेंट है ये किसके लिए इसेंशियल होता है? ब्रीदिंग के लिए। एज वी कैन नॉट डायरेक्टली अल्टर द पल्मोनरी वॉल्यूम, इसके थ्रू हम लोग डायरेक्टली अल्टर किसको नहीं कर सकते हैं? बोलिए, पल्मोनरी वॉल्यूम को अल्टर नहीं कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं हर लाइन आपको समझ में आ रहा होगा और मज़ा भी आ रहा होगा। देखो दोस्त, डिटेल से पढ़ोगे तो टाइम तो लगेगा ही ना। और देखो, जल्दी का काम किसका होता है? शैतान का होता है। तुम तो अपने घर का शेर हो दोस्त, अरे शेर हो शेर, और शेर की तरह क्या करो? शिकार करो। किसका शिकार करना है? अपने लक्ष्य में जो बाधा आ रही है उसको क्या करना? शिकार करना। वो आपका शिकार है, उसको शिकार करते जाओ। एनसीईआरटी का प्रत्येक लाइन एक क्वेश्चन बनेगा और उस प्रत्येक लाइन को इस तरह से समझो कि वहाँ से किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप यूं ही सॉल्व कर दोगे। तो चलिए अगला इम्पोर्टेंट लाइन पढ़ते, बहुत इम्पोर्टेंट है। इस जितना इम्पोर्टेंट कहे उससे भी कहीं ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप इसको ध्यान से समझिएगा। रिस्पायरेशंस इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग स्टेप। रिस्पायरेशन में क्या होता है? टोटल 5 स्टेप होते हैं। कितना स्टेप होता है दोस्त? 5 स्टेप होता है। पहला स्टेप पढ़ते हैं। ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशंस बाय विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्राउन इन एंड O2 रिच एल्वेओलाई एयर इज रिलीज्ड आउट। इसका मतलब समझो। देखो, ब्रीदिंग या पल्मोनरी वेंटिलेशंस किसके? तो बाय विच एटमॉस्फेरिक एयर, वो एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्राउन इन एंड CO2 रिच एल्वेओलाई एयर इज रिलीज्ड आउट। इसका मतलब हुआ एल्वेओलाई में जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होगा उसको क्या किया जाता है? शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। और ब्रीदिंग किस में? ब्रीदिंग में। देखिए, ऑक्सीजन शरीर के अंदर आएगा और शरीर से बाहर क्या निकाल दिया जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल दिया जाएगा। ठीक है। दूसरा स्टेप पढ़ते हैं। डिफ्यूजन ऑफ गैस O2 एंड CO2 अक्रॉस एल्वियुलर मेम्ब्रेन। एल्वियुलर मेम्ब्रेन के अक्रॉस किसका डिफ्यूजन होगा? तो गैस का। कौन गैस दोस्त? कौन गैस? तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें हार्मफुल गैस कौन होगा? तुम। हाँ, तुमको ही कहना है। पीछे बैठा हुआ लड़की, तुम खड़ा हो जाओ, ये बताओ। ये तो ऑफलाइन में जो अभी क्लासरूम में बैठे वो ना, और जो अपने घर में अकेले पढ़ रहा है उसके लिए कहा, अरे तो तुम ही को कह रहे हैं ना, तुम ही को कह रहे। तुम अपने पीछे मत देखना किसी को, क्योंकि तुम्हारे पीछे कोई बैठ के पढ़ ही नहीं रहा है। ओके, चलो देखो, तो हार्मफुल गैस कौन होगा? नाम बोलो तो। कार्बन डाइऑक्साइड। वाह, बहुत अच्छा, मन मुक्त हो गया दोस्त। अच्छा, यूजफुल गैस कौन होगा? तो बोलेंगे ऑक्सीजन होगा। कार्बन डाइऑक्साइड हार्मफुल और O2 गैस यूजफुल होगा, जिसका डिफ्यूजन होगा कहाँ? तो एल्वियुलर मेम्ब्रेन में होगा। आगे तीसरा स्टेप है किसका? रिस्पायरेशन का तीसरा स्टेप है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस बाय ब्लड। ब्लड के थ्रू गैस का ट्रांसपोर्ट होगा, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। उदाहरण के तौर पे समझिए, अगर कोई चीज़ आप लोग खाते हैं खाना, तो वो उसमें ATP निकलती है। ATP मतलब एनर्जी करेंसी है हमारे शरीर का। क्या करती है? ATP एनर्जी करेंसी है। वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके ब्लड में जा करके और ब्लड के थ्रू हमारे बॉडी के हर एक पार्ट तक जाती है, और जहाँ जहाँ एनर्जी की कमी होती है प्रत्येक पार्ट्स को एनर्जी देना स्टार्ट कर देती हैं। ठीक वैसे ही जैसे गांव में कितने बच्चा रहता, अरे गांव कभी गया है, उसमें खेत देखा हो, खेत आड़ने पटाते हैं हम लोग। क्या करते हैं? एक दमकल होता, मशीन होती है, उसमें पाइप लगा देते हैं। नहीं, पाइप लगा देते हैं, खेत में क्या करते हैं? पानी को छोड़ते हैं। तो पानी एक जगह से स्टार्ट होती है, नहीं, पानी निकलना स्टार्ट होती है पाइप के थ्रू। पाइप के थ्रू क्या करता है? जैसे पाइप होता है वैसे हमारे शरीर में वेंस होता है। ठीक, क्या होता है? वेंस होता है, नस होती है। तो पाइप के थ्रू पानी क्या करती है? एक जगह से दूसरी जगह जाती है। जिस पेड़ पौधा को हमको देना है वहाँ पे पानी देना स्टार्ट कर देते हैं। अरे कितने अच्छा ऐसा बच्चा है जिसके गांव में या जो कभी गेहूं का खेती देखा, गेहूं की खेती में देखते गेहूं का खेत पटाने के लिए जाते होंगे, तो ऐसे ही ना होता है। दमकल से पानी निकलती है, नहीं, अब पानी हम लोग खेत में क्या करते? छोड़ते हैं। पहले उस जगह छोड़ते हैं जहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, फिर धीरे 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 प्रत्येक पार्ट तक जहाँ पानी चाहिए वहाँ पे पहुँचा देते हैं। तो यहाँ पे भी ट्रांसपोर्ट होता है किसका? तो गैस का। किसका दोस्त? गैस का। कहाँ पे? तो ब्लड के थ्रू। ठीक है। चौथा प्रोसेस है डिफ्यूजन ऑफ CO2 एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। डिफ्यूजन होता है किसका? तो CO2 एंड O2 का। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन किसके बीच? तो ब्लड एंड टिश्यू के बीच होगा डिफ्यूजन। अगला पढ़ेंगे यूटिलाइजेशन ऑफ O2 बाय द सेल फॉर कैटाबॉलिक रिएक्शन। O2 का यूटिलाइजेशन
किसके द्वारा था, सेल के द्वारा। कौन रिएक्शन के थ्रू, तो बोलेंगे कैटाबोलिक रिएक्शन एंड रिजल्टेंट रिलीज ऑफ CO2 सेलुलर रेस्पिरेशन, जिसको हम लोग अगला चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, अगला चैप्टर 14 नंबर चैप्टर जो है उसमें काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे। तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको समझ में आया होगा। एक बार आज की क्लास में क्या पढ़े इसका रिवैप कर लेते हैं। हम लोग देखे थे फेरिंग्स के बारे में, जो पर्सन विच इज कॉमनली पैसेज ऑफ फूड एंड एयर। फेरिंग्स क्या करता है, फूड और एयर का एक कॉमन पैसेज प्रोवाइड करवाती है। उसके बाद फेरिंग्स ओपन करती है किस में, लैरिंग्स रीजन में, और लैरिंग्स इनटू किस में, ट्रेकिया के थ्रू। लैरिंग्स कार्टिलेजिनियस नॉन कार्टिलेजिनियस बॉक्स होता है जो हेल्प किस में करती है, प्रोडक्शन ऑफ साउंड, इसलिए इसको क्या कहेंगे, लैरिंग्स को साउंड बॉक्स भी कहा जाता है। ड्यूरिंग स्वेलिंग ग्लोटिक्स इज कवर्ड, स्वेलिंग के समय ग्लोटिक्स क्या होता है, कवर्ड हो जाता है थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनियस फ्लेप के थ्रू, जिसको क्या बोलेंगे, एपिग्लोटिक्स बोलेंगे। उसके बाद देखिए ट्रेकिया जो होता है, मिड थोरेसिक कैविटी विच डिवाइडेड, मिड थोरेसिक कैविटी क्या करता है, डिवाइड करती है फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा में, जो राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकियल बन जाती है, नहीं, फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा के पास डिवाइड करती है, राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकियल का निर्माण कर लेती है। ये आगे फर्दर डिवाइड करके सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रोंकियो बनता है, और जो फिर आगे ब्रोंकियोल्स एंड इंड करती है किसमें, वेरी थिन टर्मिनल ब्रोंकियल में क्या करती है दोस्त, ये इंड कर जाती हैं। उसके बाद अगला लाइन पढ़ते देखिए, ट्रेकिया प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी ब्रोंकिया एंड इनिशियल ब्रोंकियोल्स सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनियस रिंग्स से क्या होता है, सपोर्टेड किया जाता है। उसके बाद देखिए वेरी थिन इरेगुलर वाल्ड एंड वेस्कुलराइज्ड बेग लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहेंगे बुआ, एल्वेलाई कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्त, एल्वेलाई कहेंगे। क्या कहेंगे, एल्वेलाई कहेंगे। ब्रोंकियोल्स एंड एल्वेलाई कंप्राइज्ड कहाँ पे, लंग्स में, जो फिगर में दिया गया है, फिगर 17.1 में आप देख लेना। वी हैव कितना लंग्स, 2 लंग्स विच इज कवर्ड बाय डबल लेयर प्यूरला, जिसके अंदर क्या होता है, प्यूरलर फ्लूइड होगा, जो किसको रिड्यूस करती है, तो लंग्स सरफेस के फ्रिक्शन को क्या करती है, रिड्यूस करती है। आफ्टर प्यूरलर मेम्ब्रेन इज इन क्लोज कंटेक्ट विद द थोरेसिक्स लाइन, नहीं, आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन किसके थ्रू, तो थोरेसिक लाइन के थ्रू क्लोज कंटेक्ट होता है, जबकि इनर किसके थ्रू होता है, इनर प्लूरल मेम्ब्रेन कंटेक्ट विथ लंग्स, ये किसके थ्रू होता है दोस्त, लंग्स के थ्रू होता है। ये सब बात पढ़ लिए थे। फिर कंडक्टिंग पार्ट देखिए, एक्सचेंज पार्ट के बारे में डिटेल से जान लिए थे। फिर ये जो रेड कलर का बात है ये भी जाने थे। थोरेसिक चैम्बर इज फॉर्म डोर्सली बाय, हाँ, थोरेसिक चैम्बर किस तरह से बना होता है, तो डोर्सली किसके थ्रू, वर्टिब्रल कॉलम के थ्रू, वेंट्रली किसके थ्रू, स्टर्नम के थ्रू, लेटरली किसके थ्रू, रिब्स के थ्रू, एंड लोअर साइड में क्या होता है, डोम शेप डायफ्राम होता है। उसके बाद ब्रीदिंग का टोटल 5 स्टेप था, जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्टेप है, इसके बारे में भी जान लिए। उम्मीद करते हैं आज का क्लास बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा। आज की क्लास में देखिए ऐसे ही पढ़िए तो आपका सपना निश्चित रूप से साकार होगा, और मैं ये गारंटी देता हूँ कि इसी से देखना नीट में जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ उतना ही से नीट में 360 बायोलॉजी में क्वेश्चन बनेगी, आएगा, और मैं इसे प्रूव करूँगा एग्जाम के बाद। एनसीईआरटी का क्वेश्चन जो नीट में क्वेश्चन पूछा गया वो, और एनसीईआरटी के किस लाइन से पूछा। तो ये वीडियो यदि आपके लिए यूज़फुल रहा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको रेगुलर रूप से मिलते रहें। और भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए भारत के उन सभी देश प्रेमियों के पास जो नीट एस्पायरेंट है या जिसके लिए ये वीडियो बहुत यूजफुल हो, उसे आग की तरह उन सब के पास फैला दो। और तब तक खुश रहिए और खुशियाँ फैलाते रहिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से।